नमस्कार। कश्मीर में आतंक के प्ले स्कूल्स पर ताला कब लगेगा? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि कश्मीर में अलगाववादी और देश विरोधी ताकतें अब हथियार के तौर पर छोटे छोटे मासूम बच्चों का सहारा ले रही। कल जी न्यूज ने आपको दिखाया किस तरह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए बच्चों के वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। 2 साल के बच्चे को देश विरोधी बातें सिखाई जा रही और दूसरे बच्चों को यह सिखाया जा रहा देश के खिलाफ आतंकवादियों और अलगाववादियों की यह बेहद खतरनाक साजिश है। बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें अभी से तैयार किया जा रहा है। इस साजिश की बुनियाद कश्मीरी नौजवानों की देशभक्ति के बाद रची गई। ज्यादा दिन नहीं बीते जब जम्मू कश्मीर के 11 बच्चे आतंक की धमकी के बावजूद सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। आतंकवादियों और अलगाववादियों के अपील के बावजूद पुलिस और सेना में भर्ती के लिए बड़ी तादाद में कश्मीर के नौजवान जुट रहे हैं। कश्मीर के हजारों नौजवानों ने बुरहान वानी और सब्जार भट्ट की जगह शहीद उमर फैयाज को अपना आदर्श चुना। शायद यही वजह है कि आतंकियों और अलगाववादियों ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए मासूम बच्चों को हथियार बना लिया। बच्चों के दिमाग में अगर वो देश विरोधी विचारधारा भरने में कामयाब हुए तो ये उनकी बड़ी जीत होगी। शायद 10 साल बाद आईएसआई को कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के पास बुलेट है, पत्थरबाजों से निपटने के लिए पैलेट है, लेकिन इन बच्चों से कैसे निपटेंगे? आज ताल ठोक के पूछेंगे, आतंक के इस नए हथियार के खिलाफ महबूबा सरकार कब एक्शन लेगी? आजादी का पाठ पढ़ाकर जिहादी बनाने की साजिश का भंडाफोड़ कब होगा? क्या कश्मीर में आतंक की इस नई चुनौती से निपटने की तैयारी सरकार के पास है? क्या चाहते आजादी? हम क्या चाहते? आजादी। चिट्ठी बोलो आजादी, यारा बोलो आजादी, पैर से पूछा आजादी, वो आसमां बोली आजादी, या रूह से पूछा आजादी, वो चैरत बोली आजादी, वो चैरत बोली आजादी। वहाँ के कुछ लोग जो अलगाववादी हैं वो प्रारंभ से ही बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं और उनके मन को इस प्रकार का बनाते हैं, वाश वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको उनके माइंड को वाश कर रहे हैं। उनके जीन्स में अब ये कोई मतलब हम उनको ये नहीं उकसा नहीं रहे हैं, उनको वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बचपन से ही नाला है कि वो चाहते हैं कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाए। अलगाववादी चाहे बुढ़े हों, चाहे जवान हों और चाहे बच्चों को बहला रहे हों, मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब एक ऐसी सरकार बन जाए जिस पे आपको विश्वास ही नहीं रहे तो फिर आप अपनी बात कहें किससे? फिर यही रास्ते हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को पसंद नहीं करती है कि किसी भी तरफ से हो, जिससे प्रोवोकेशन हो और जिससे हालात ख़राब हो जाएं और जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मेरे ख्याल में ये दोनों साइड से ऐसे वीडियो नहीं आनी चाहिए। भारत सरकार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलावा गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उसके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए ताकि ये बच्चे और अधिक आक्रामक होकर के अपने मिशन को पूरा करने के लिए हथियार न उठाएं। ये एक डेंजरस ट्रेंड की तरफ पॉइंट करता है। सरकार को इसको जो है पूरी सीरियसनेस के साथ इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह आईसिस ने दुनिया भर में भर्ती करने के लिए इसको इस्तेमाल किया, इसी तरीके से वो यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि इस तबाही के रास्ते को ना अडॉप्ट करें। आप देशभक्ति की जगह जहर भर देंगे तो वो बच्चा जो है वो तो यकीनन अपने अंदर वही सोच विचार लेकर बढ़ेगा जो कि उसके मन के अंदर भरा गया है। तो इस ऐसी हालात के अंदर सब्जार भट्ट जब बुरहान वानी पैदा होना कोई हैरानगी की बात नहीं है। ताल ठोक के पहला सवाल, बच्चों की जिहादी फैक्ट्री पर महबूबा सरकार कब जागेगी? दूसरा सवाल, आतंक की खेती के लिए बचपन को कब तक बर्बाद किया जाएगा? और ताल ठोक के तीसरा सवाल, बचपन को हथियार बनाने की अलगाववादी साजिश पर
एक्शन कब लिया जाएगा? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हैं, शबनम लोन हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। शिवाली देशपांडे हमारे साथ हैं, एयरफोर्स के अधिकारी रही हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा के साथ वो कश्मीरी छात्र हैं जो आज सेना प्रमुख से मिलकर लौटे हैं। सुपर 40 आर्मी चलाती है कश्मीर में और वहाँ इन बच्चों को तैयारी कराई जाती है और इन बच्चों ने सिविल सर्विसेज में अपने नाम का झंडा बुलंद किया है। आज सेना प्रमुख से इन छात्रों की मुलाकात हुई है। इस बहस में जाने से पहले कृष्णमोहन, आप इन लोगों से पूछिए कि आज जहां ये हैं, जो इनका भविष्य है, उसके लिए ये किसको क्रेडिट देते हैं और इनके रोल मॉडल्स क्या बुरहान वानी और सब्जार भट्ट जैसे लोग हैं या उमर फैयाज? रोहित, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ये सेना और CSRL ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में, जिसमें कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती थी। जैसे आज जो ये बच्चे आए हैं, उनमें से बच्चों ने IIT की परीक्षाएं दी थी। उनमें से 23 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया और उनमें से 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने IIT क्रैक किया। बाकी जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगहों पर, जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। हमारे साथ एक बच्ची है, निकाह नाम है, इन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और जो आपने सवाल पूछा, मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आखिरकार आपने एक ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है जिसको लाखों बच्चे देते हैं, बहुत कम सेलेक्ट होते हैं, आपने सेलेक्ट किया उन हालात में, आप किसको इसका श्रेय देती? किसको आपको लगता है किसको इसका श्रेय देना चाहिए? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी PLL को, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया, और इंडियन आर्मी को भी, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद सारी फैकल्टी हमें बहुत अच्छी मिली। CSRL एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो नहीं कर पाते, 4-5 लाख की ट्यूशन देख के अपने बच्चों को नहीं कर पाते हैं, वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन बच्चों के लिए वो कर सकते हैं, इसमें जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। निखत, ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, अब आप दिल्ली आई, आज आप सेना अध्यक्ष से मिली, दूसरे बड़े बड़े लोगों से मिली, आपको ये एहसास होता है कि अब एक नई दुनिया आपके लिए खुल रही है? आगे क्या सोचती हैं, क्या ख्वाब हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सोच हमें दिल्ली आके एक अलग सोच डेवलप हो गई, देखने का नज़रिया ही एकदम बदल गया। मतलब जब पढ़ाई, ये ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग फील्ड में ही, हर किसी, कोई भी फील्ड हो जिसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन एजुकेशन हासिल करो। मैं कश्मीर के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हासिल करो, फिर चाहे जिस फील्ड में भी जाओ, एजुकेशन मिलनी चाहिए किसी भी तरीके से। निखत, आपको शायद NIT कोई मिलेगा, भी आपकी काउंसलिंग होगी। NIT देश के अलग अलग हिस्सों में है, हर स्टेट कैपिटल में आमतौर पे है। आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं? कहीं भी, आई एम रेडी। कौन सी विंग आप लेना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहती हैं आप? इंजीनियर? मैं कंप्यूटर साइंस में लेना चाहती हूँ, कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट है। रोहित, ये है वो बच्चा जिसने एक ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जो कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है। इस आज की तारीख में जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए भी CS यानी कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है। ये बच्चा पढ़ना चाहता है, CS पढ़ना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पढ़ना चाहता है और आगे नए सपने देखना चाहता है। रोहित, शुक्रिया कृष्ण, इन छात्रों को आज हमारे साथ लाने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने शुरू में जो जानकारी दी उसमें मैंने UPSC कहा, इन्होंने IIT का एग्ज़ाम क्रैक किया है और 9 बच्चे हैं जो IIT में दाखिला लेंगे और बाकी बच्चों को अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला मिलेगा। इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और हम नहीं चाहते कि आज जिस बहस में हम आगे जा रहे हैं ये लोग उसका हिस्सा बने। इनका धन्यवाद है। आप चाहें तो आप रुक सकते हैं इनके साथ, अगर इनमें से कोई हिस्सा लेना चाहे, इस बहस का हिस्सा बनना चाहे तो वो रुक सकता है। शबनम लोन, अब मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इन बच्चों को सुनने के बाद और उस बच्चे की आवाज़ भी सुनने के बाद जो 2 साल का है और उससे नारा लगवाया जा रहा है, हम क्या चाहते आज़ादी। ये कौन लोग हैं जो 2-2 साल के बच्चों से ये नारे लगवा रहे हैं, बजाय उनको अच्छे स्कूल में भेजने के, बजाय उनको पढ़ लिख के आपके जैसा वकील या इनके जैसा IIT इंजीनियर बनाने के? रोहित जी, ये जो आपने ये आवाज़ सुनी इस बच्चे की, आपने शायद आज ये वीडियो देखा है। कश्मीर में ये पिछले 25 साल से
ये चल रहा है ये सिलसिला। और जो महबूबा मुफ्ती की जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है साउथ कश्मीर, ये वहीं से आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे कि वहाँ पे जो जलसे जुलूस हुए हैं उसमें जो नारे लगते हैं हिज़्बुल मुजाहिदीन के हक़ में, वो छोटे छोटे 1.5, 2, 3 साल के बच्चों से लगवाए जाते हैं। पता नहीं आपने वो वीडियो क्यों नहीं देखे। तो रहा ये जो ये हमारे बच्चे यहाँ आज आर्मी चीफ से मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी होनहार बच्चियाँ हैं, अपनी मेहनत की है, मुझे बहुत फ़ख्र है इन पे। और ये भी अच्छा लगा कि कुछ विवादित बयानों से हट के आज हमारे आर्मी चीफ साहब उनसे मिले, बहुत शफ़क़त से मिल रहे थे, मैंने टेलीविज़न पे देखा, बहुत उल्फत से उन बच्चों से मिले। और मुझे उम्मीद है ये बच्चे और बच्चियाँ आगे पढ़ के बहुत अच्छा करेंगी एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। रहा सवाल कि कश्मीर में ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, मैं आपको एक बात दयानत से कहूँगी रोहित जी, आपका मैं बहुत आदर करती हूँ। मैंने परसों जब वो मंदेसर के किसानों के बारे में आपका प्रोग्राम था, मैंने देखा और मैंने देखा कि आपको कितनी। शबनम जी 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज़ बंद हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन 1.5 मिनट की समय सीमा है। ये तारीफ़ करने का मौका आप चूक गई हैं, थोड़ा पहले कर लेती शायद। थोड़ा अगले सवाल के जवाब में आइएगा तब पूरी कर लीजिएगा इस तारीफ़ को। इसमें ये बात रह गई कि 25 साल से ऐसे वीडियो चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। और अगला सवाल मैं आपसे तब पूछूंगा जब आऊँगा, तो वो सवाल ये होगा कि 30-40 साल पहले आपका भी ऐसा वीडियो बनता था क्या, या आपको अपना बचपन याद आ गया कि आप भी ऐसे ही नारे लगा के बड़ी हुई हैं। मैं तब पूछूंगा। उसके पहले संबित पात्रा, अगर वो कह रही हैं कि ऐसे ही बच्चे नारे लगाते हैं तो आपकी राष्ट्रवादी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? देखिए रोहित जी, हर बात में सरकार को खींच के ले आना और ये कहना कि अभी जैसे प्रमोद तिवारी कह रहे थे कांग्रेस के कि ये तो महबूबा सरकार आ गई है, बीजेपी आ गई है, तो ऐसे ही नारे लगाएंगे 2-2 साल के बच्चे भी। अब ये गलत है। जब तक हम प्रॉब्लम क्या है उसको समझेंगे नहीं और झूठ मूठ का यहाँ वहाँ के अच्छे पॉलिटिकली करेक्ट वचन बोलते रहेंगे, तब तक ये सोल्यूशन नहीं होने वाला है। और प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। रेडिकल इस्लामाइजेशन है, ये भारत में ही नहीं हो रहा है, सीरिया में भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। अभी तो भारत में केवल बच्चे नारे लगा रहे हैं। अगर इसको हम अनअबेटेड आगे बढ़ने दें तो वो दिन भी दूर नहीं है जो हम देखते हैं मिस्र में या सीरिया में, पैलेस्टाइन इत्यादि में, कि बंदूक लेके छोटे छोटे बच्चे आपको सड़क पर भी नजर आएंगे। क्योंकि जब इस्लाम को रेडिकलाइज किया जाता है तो इसी प्रकार का पाठ उनको पढ़ाया जाता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, आप अपने आप को उड़ा दीजिए, आपको पूरा जन्नत मिलेगा, आप अपने आप को खत्म कर दीजिए। और जब बचपन से ये पढ़ाया जाता है तो उसका नतीजा यही होता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति में धरती बना ली है, यहां जड़ जमा के रह चुका है अपीजमेंट। उस अपीजमेंट के कारण सबको दिल में तो सच्चाई पता है, मगर जुबान पे सच्चाई लाने से सब कतरा रहे हैं। सब केवल इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। अच्छा, ये तो इनकी सरकार है इसलिए हो रहा है, ये तो उनकी सरकार है इसलिए हो रहा है। भैया सरकार कुछ भी हो, आपने कहा ये पाठशाला कब बंद होगा? ये पाठशालाओं की गलती नहीं है, ये मन की गलती है। ये उपज मन के अंदर हो रहा है। ये जो पिताजी सिखा रहे हैं ना उसको, बोलो हमको क्या चाहिए आज़ादी, उसके मन को बदलना है और ये रेडिकलाइजेशन को समाप्त होने से ही बदलेगा। ठीक है संबित पात्रा, आप कह रहे हैं इस्लामीकरण हो रहा है इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राजीव त्यागी, सब्जार भट्ट और बुरहान वानी को तो कह दिया होगा कि 72 हूरें मिलेंगी। शबनम लोन को क्या कह के बहकाया गया होगा? इनको क्या मिलेगा? देखिए, जी न्यूज़ की जो ये पहल है और जम्मू कश्मीर को लेकर के जो समस्या का समाधान है, वो आज की जी न्यूज़ की स्टोरी में स्वतः ही है। स्वतः मैंने इसलिए कहा कि जिन बच्चों को आपने आईआईटी को क्रैक करते दिखाया, आईआईटी के एग्ज़ाम को क्रैक करते दिखाया, जो आईआईटी में दाखिल होंगे, इसी साल सिविल सर्विसेज में जम्मू कश्मीर में 2016 के रिजल्ट के लिए जो अभी रिजल्ट आया है उसमें 14 बच्चे सिविल सर्विसेज में अभी क्वालिफाई हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो यूपीए सरकार ने, हम लोगों ने शुरू किया था, एक मुहिम शुरू की थी एजुकेशन की, और एजुकेशन की मुहिम से निश्चित रूप से हम लोगों के दिमाग को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति एजुकेटेड है, स्वस्थ शिक्षा ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से कश्मीर में लागू होगी और बेहतर एक तारतम्य बनेगा, मैं मानता हूं कि प्रेम की भाषा से सब चीज़ बदली जा सकती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यही वो कश्मीर 2015 में देश के इलेक्शंस में, देश के जो स्टेट के इलेक्शंस थे उसमें निश्चित रूप से 60% के आसपास भागीदारी कश्मीरियों ने की थी और सरकार को चुनने का काम किया था।
मैं ये भी मानता हूं कि कश्मीर में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वह विशेष रूप से पीडीपी और एनसी। इन लोगों का संविधान में भी विश्वास है, देश की संसद में भी विश्वास है, तो निश्चित रूप से बातचीत सब जगहों से होनी चाहिए, बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। और भी छोटे मोटे दल हैं, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह कि लद्दाख रीजन अलग है, जम्मू रीजन अलग है, कश्मीर रीजन अलग है। सब रीजन से मिलकर के बातचीत करके समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं बातचीत सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है सर, लेकिन ऐसा लगता है आप ये कह रहे हैं कि पिछले 60-70 साल में किसी ने बातचीत की ही नहीं और इसीलिए आज तक ये समस्या हल नहीं हो पाई। शबनम लोन कह रही हैं वो 25 साल से ऐसे वीडियो देख रही हैं। पिछले 25 साल में भी क्या कभी किसी ने बातचीत नहीं की थी मिश्रा जी? 25 साल में बातचीत का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों को बचाने के लिए पिछले 70 साल में 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। इंडियन आर्मी ने 4 लड़ाइयाँ वो कश्मीर को बचाने के लिए, क्योंकि अटैक पाकिस्तान ने कश्मीरियों पर किया था, यह सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जबकि शबनम लोन जैसे लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का विवादित बयान है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कोट करें कि कौन से बयान है। शायद वो ये कहेंगी कि आर्मी चीफ ने कहा था कि मैं क्या अपने जवानों से कहूं कि मैं तुम्हारे लिए तिरंगा झंडा और ताबूत लेके आऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पत्थर फेंकने वाले हैं उनके खिलाफ हम गोली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो गोली चला रहा है उसके खिलाफ हम गोली इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये विवादित है? जहां पर इंसर्जेंसी इतनी तेज है, विवादित है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कश्मीर में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह चाहता है दिल से कि वो भारत से अलग हो। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि वो पाकिस्तान में मिले, क्योंकि अगर वो भारत से अलग होगा तो पाकिस्तान उसको एक दिन में ओवररन कर देगा, और अगर वो पाकिस्तान में जाएगा तो वहां पाकिस्तान के पंजाबी डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर देंगे, और वहां पर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी क्या हालत है ये जानते हैं। ठीक है सर, समय हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। शिवाली देशपांडे हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और शिवाली देशपांडे ऐसे बच्चों को सैनिक ट्रेनिंग देने का स्कूल चलाती हैं। शिवाली देशपांडे, आप एक तरफ बच्चों को देशभक्ति की शिक्षा देती हैं, सैनिक ट्रेनिंग देती हैं कि वो अनुशासित बने, वो देश के प्रति भावना रखने वाले बने। दूसरी तरफ कश्मीर से जो वीडियो आ रहा है वो दिल दहलाने वाला, 2-2 साल के बच्चों को आज़ादी के नारे लगाने की ट्रेनिंग देने की बात करता है। दिक्कत कहाँ है? चूक कहाँ है? बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ समाधान क्या है? ऐसी बात है रोहित जी, सबसे पहले तो ब्रिगेडियर मिश्रा को जय हिंद सर। दूसरी बात ऐसी कि ये जो कश्मीर का जो वीडियो आया है बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला वीडियो है। यहाँ पर जो बच्चों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उनकी उम्र ही क्या है कि आप उन्हें आज़ादी बता रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं पता कि उन्हें आज़ादी चाहिए तो क्या चाहिए और क्या क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ऐसी कि उनकी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, और आप इन्हें ये सब चीज़ें क्या सिखा रहे हैं। हम एक स्कूल चलाते हैं नागपुर में, जहाँ पर हम बच्चों को देशभक्ति सिखाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। और यही सबसे बढ़िया उम्र होती है, क्योंकि बच्चे ये गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें जैसा चाहे वैसा आप उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। यही सबसे बढ़िया उम्र होती है आप उन्हें जिंदगी के अच्छे पाठ पढ़ाने की। और ये कश्मीर में क्या चल रहा है, यहाँ पर ये जो मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है, ये सारे अलगाववादी जो है ये सारा पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर में। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनको कोई आजादी नहीं चाहिए, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कश्मीर का जो मसला है ये जलता रहे, और पाकिस्तान ये इनको फंडिंग करता है, पैसे देता है, और ये सारी चीजों को ये लोग जलता रखना चाहते हैं। यहां पर जरूरी ये है, मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये सरकार ने दे शुड रीच आउट टू द पीपल। एक लोगों के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की बहुत जरूरत है। आप लोगों के साथ जब कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे तब जाकर आप लोगों के प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचेंगे, और ये इस मसला का आपको समाधान मिलेगा। ठीक है। जरूरी ये भी है, आप देखिए वहां पर जम्मू कश्मीर में कि इंडियन आर्मी क्या क्या एक्टिविटीज करती है, गुडविल स्कूल चलाती है। शिवाली जी 1.5 मिनट हो गया, पहले सवाल में हम 1.5 मिनट देते हैं, घड़ी उसके बाद इशारा कर देती है। मैं अगले सवाल के लिए आपके पास आऊंगा। शबनम लोन, आपने ये सुना जो कृष्णमोहन के साथ लड़के लड़कियां थे यंग, वो हैं असल में आम कश्मीरी, वो हैं इस देश के नागरिक जी। वो ये करना चाहते हैं जो वो कर रही है लड़की, वो कह रही है मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आप कहते हैं तुमको आज़ादी चाहिए, वो कंप्यूटर इंजीनियर बने कि आज़ादी का नारा लगाया आप लोगों के कहने से? रोहित जी, सबसे पहले तो आपने
मुझे कभी सुना ये कहते हुए कि हमको आजादी चाहिए? मैडम आप पैरवी तो उन्हीं की करती हैं। मैंने कब आजादी का नारा दिया? तो आप उन्हीं की करती हैं मैडम। हाँ, सुनिए, मैं हमेशा ये सुनिए, मुझे अल्लाह ताला ने अगर इल्म की रोशनी दी है, मैं वकील हूँ, दुनिया के बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगी जहाँ जुल्म होगा मैं जुल्म के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी, जहाँ इनजस्टिस होगा मैं कहूँगी ये इनजस्टिस है, और जहाँ मेरी कंट्रीब्यूशन होगी जरूरत इन बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है शबनम लोन, 2-2 साल के बच्चों को आगे कर दिया जाता है। आप कह रही हैं मैं 25 साल से देख रही हूँ, कितनी आवाज उठाई आपने इसके खिलाफ? आपने आप खुद कह रही है ना 2-2 साल के बच्चों को मैं 25 साल से देख रही हूँ। रोहित जी आपने कहा ना शबनम जी, सुनिए, आप बताइए ना, बात सुनिए, कब से आप वकालत कर रही हैं? बताइए, ये आपको इनजस्टिस नहीं लगता कि 1.5-2 साल के बच्चों को आगे खड़ा कर दिया जाए? आप सुनिए, आपने ये कहा था कि आप पली बड़ी थी ये आवाजें सुन के। अब मैं आपको ये बताऊं, जब मैं पली बड़ी तो मेरे वालिद कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, मिनिस्टर थे, सबको तो पता है। मैंने बचपन ऐसे गुजारा कि मैं वो सुनिए, उन दिनों को कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उन पे लोग थूकते थे, क्योंकि उन दिनों को रायशुमारी का नारा दिया था, इसीलिए उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस बना ली थी ना, बंद थे कांग्रेस से अलग होकर, क्योंकि लोग थूकते थे कांग्रेस पे। सुनिए, वो लोग नहीं, सुनिए, वो लोग उन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए, आहिस्ता आहिस्ता उस सारी कैबिनेट ने जो सईद मीर कासिम और सादिक साहब के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने लोगों के बीच में इतना जबरदस्त काम किया कि लोग उनके साथ फिर मिल गए। उन्होंने कहा जो आप लोग कहेंगे हम वही करेंगे। हमने तो नहीं ना आपको, इंदिरा गांधी साहिबा को हमने तो नहीं ना कहा था कि आप रायशुमारी वाले को हाथ में आप ये सप्ताह थमा दें। उन्होंने शेख साहब को सपोर्ट किया। कांग्रेस की तमाम जो कैबिनेट थी उन्होंने 2 बंदे मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और शेख अब्दुल्ला को शबनम लोन सिखाना सही है कि आपके फादर ने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो इन बच्चों को ये आजादी के नारे लगवाना जायज है ना? इनको 2 साल के बच्चों को ये 2 साल के बच्चों को नारे लगवाना जायज है, क्योंकि आपके पिताजी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि लोग कांग्रेस पे थूक रहे थे। ये सारा मसला हम खत्म करेंगे। आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। हाँ, कंप्लीट तो करें, लेकिन आप मुद्दे की बात तो बोली नहीं रही। इस वक्त कश्मीर को जरूरत है उन लोगों की, सुनिए, कश्मीर को जरूरत है ऐसे सियासतदानों की। हमको एक नेल्सन मंडेला चाहिए वहाँ। अच्छा, हमको इम्पोर्ट करेंगे, आज इम्पोर्ट करेंगे। एक कदावर नेता चाहिए, कहाँ से लाएंगे? ये जमहूरियत है, ढूंढने जाऊंगा। जमहूरियत है, मैडम इम्पोर्ट करो। हमको ऐसे लोग चाहिए। इम्पोर्टेड गुड्स नहीं चाहिए। आपको ये छोटे एक इम्पोर्ट हो गई है, जिनका एक मैडम इम्पोर्ट हो गई है, और वो प्रॉब्लम और अपना काम निकाल हो गया। एक सेकंड, शबनम लोन कह रही हैं कि इस देश को कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए एक नेल्सन मंडेला चाहिए। एक मिनट सर, बताइए मिश्रा जी, एक सेकंड, मैं नहीं चाहता आप लोग निजी विवाद में पड़े इस तरह के किसी, मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों को टोक रहा हूं उसके लिए। संबित पात्रा जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस नेल्सन मंडेला से कम नहीं मानती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप नेल्सन मंडेला से कम नहीं मानते, और इन दोनों नेताओं के होते शबनम लोन कह रही है कि हमको एक तीसरा नेल्सन मंडेला चाहिए जो कश्मीर की समस्या को सॉल्व कर दे। उनके फादर थे, वो नेल्सन मंडेला हो जाते, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के सेपरेटिस्ट पार्टी बना के खड़े हो गए उस समय। आज शबनम लोन कहती है मुझे इल्म की रोशनी मिली है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो उन्हीं अलगाववादियों की पैरवी के लिए करती हैं। तो इन बच्चों को जो आजादी के नारे लगाने सिखा रहे हैं, यही तो लोग सिखा रहे हैं, और कौन सिखा रहा? बिल्कुल गलत। मैं समझाता हूं। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मैडम, मैंने आपसे एग्रीमेंट मांगा भी नहीं है, गलत कहा ये। मैंने सहमति मांगी नहीं आपकी, आपको सुना है, मैंने आपकी सहमति मांगी नहीं शबनम लोन। शबनम लोन, मैंने आपकी सहमति नहीं मांगी। मुझे आपका अप्रूवल नहीं चाहिए शबनम लोन, कि वहां पर मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए आपसे। बोलने दीजिए। नहीं, महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों का सपोर्ट किया। आप भी तो कर रही हैं, मुझे मालूम नहीं, तो आप भी तो कर रही हैं, कभी नहीं, आप भी तो कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती आपको बुरी लगती है, खुद आप सपोर्ट करती हैं तो ठीक होता है। संबित बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनिए, गलत बात। नेल्सन मंडेला चाहिए या नरेंद्र मोदी से काम हो जाएगा? हमारे लोग वहाँ कत्ल हो रहे हैं,
हमारे छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है। मैडम वो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे तुम्हारे नहीं है, हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारे तुम्हारे निकाल दीजिए दिमाग से, उस दिन समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। संबित पात्रा, नेल्सन मंडेला चाहिए या नरेंद्र मोदी से काम होगा? देखिए, नेल्सन मंडेला चाहिए जो बोल रही हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनको कोई सूफी संत ऐसा चाहिए कश्मीर के अंदर जो बताए भैया इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है जो आप लोग बता रही हैं। ये इस्लाम पत्थर फेंकना नहीं सिखाता है, इस्लाम कत्लोगरत नहीं सिखाता है, अलग होना इस्लाम नहीं सिखाता है। असली इस्लाम इनको कोई सिखाए वैसा मंडेला इनको चाहिए, कोई सूफी संत ही चाहिए। इन्होंने गलत तरीके से इस्लाम को इंटरप्रेट करके, जाकिर मूसा भी भाषण दे रहा था ना कि पत्थर फेंको, ये आजादी के लिए मत फेंको, इस्लाम के लिए फेंको, कैलिफेट बनाने के लिए फेंको, सीरिया बनाने के लिए फेंको। जाकिर मूसा इज एन एबरेशन। जाकिर मूसा की बात हम मानने वाले नहीं हैं। क्या ये बच्चे एबरेशन? इन बच्चों को भी एबरेशन बनाना चाहती हैं क्या? इन बच्चों को भी आप एबरेशन बनाना चाहते हैं? एक सेकंड, शबनम लोन ऐसे शबनम लोन को कैसे? संबित पात्रा को आप दबा लेंगी, राजीव त्यागी बोलेंगे तब नहीं दबा पाएंगी, इसलिए समझिए बात को। बताइए इनका, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुनिए तब अपनी बात रखिए। आप सोच रही हैं कि मैं ही बोलती रहूंगी तो ऐसे चलेगा नहीं ना। आपने रख ली अपनी बात, काफी तस्दील से रखी आपने अपनी बात, अब थोड़ा सुनिए भी प्लीज। संबित पात्रा पूरा कीजिए। संबित पात्रा 40 सेकंड में पूरा कीजिए जल्दी से। रोहित जी, गड़बड़ी क्या हो रही है? देखिए, हम लोग इसको ओवर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पे आ ही नहीं रही। गलती मूल में है, गलती आइडियोलॉजी में है। अभी बात की गई कि कब से शुरू हुआ। देखिए, जिस दिन से वैली से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया गया, उसी दिन समझ लीजिए कि जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का आइडियोलॉजी था वो वहाँ शुरू हो गया था। वरना ऐसा क्यों सोचा गया कि हिंदुओं को मार के भगा देना है, ये केवल इस्लाम के लिए स्थान है? ये जहां जहां इस प्रकार का रेडिकलाइजेशन होता है पूरे विश्व में यही देखने को मिलता है। आप उठा लीजिए, सीरिया में भी एक बार ऐसा था कि अमन वहां था, वहां लोग पढ़ते थे, मगर वही पढ़े लिखे लोग। ये मत बोलिए कि पढ़ाई लिखाई करने से सब कमाल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई लिखी शबनम जी भी है। मगर ये मीरवाज फारूक जो है ये भी पढ़ा लिखा है, यासीन मलिक जो है ये भी पढ़ा लिखा है, गिलानी जो है ये भी पढ़ा लिखा है। ये आइडियोलॉजी का मूल भूल है, और जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे और अपीजमेंट की राजनीति करते रहेंगे तब डिबेट ही करते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, केवल डिबेट ही होगा। ठीक है राजीव त्यागी, आपने कहा बातचीत से सॉल्व होना चाहिए। सर, इतने साल में कभी बातचीत नहीं हुई क्या? हर साल सुनते हैं हम तो बातचीत हो रही है, फिर नए सिरे से बातचीत हो रही है, फिर नए सिरे से बातचीत हो रही है। आपकी सरकारें नहीं, आपने बातचीत की, बेहतर भी हुआ। नहीं, देखिए, बातचीत सभी सरकारों ने की। बातचीत निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की, बातचीत निश्चित रूप से मनमोहन सिंह साहब ने भी की। अगर 20 साल का इतिहास देखा जाए पिछले, तो अटल बिहारी वाजपेयी तो स्पेशली गए थे कि मैं हुर्रियत के नेताओं से भी और पाकिस्तान से भी बातचीत करने को तैयार हूँ, कश्मीर समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए, परमानेंट समाधान करने के लिए। हमारी सरकार ने भी निश्चित रूप से प्रयास किया, कश्मीर को कंटेन किया, कश्मीर को हम लोगों ने पीसफुल करने का काम किया। हालांकि 2009 में शायद 10 में एक बार दोबारा से कश्मीर उबाल पे आया था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने बातचीत के तरीके से 7 ग्रुप्स हमने फॉर्म करके बाकायदा बातचीत की थी। ये शबनम लोन तो कह रही है 25 साल से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने कंटेन कर दिया था, ठीक कर दिया था सब कुछ। ये तो कह रही है 25 साल से ऐसे वीडियो आते हैं। देखिए 25 साल से देख रही हैं वो 2-2 साल के बच्चों को नारे लगाते हुए आजादी के। देखिए, मैं ये कहता हूं शबनम लोन जी जो कह रही हैं, बस शबनम लोन जी के पास अपनी इंफॉर्मेशन या आउटपुट्स होंगे, जो इनपुट्स होंगे, लेकिन मेरा कहना है इसमें कि प्रत्येक देश में कहीं ना कहीं समस्याएं होती है, समस्याओं को समाधान करना सरकारों का दायित्व होता है। और ये जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार जो बैठी हुई है और पीडीपी की सरकार है, दोनों सरकारों का गठबंधन है और इन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस साइन किया हुआ है। दोनों ने एजेंडा ऑफ अलायंस में जो शर्त नंबर 7 है, 8 है और 9 है, मैं थोड़ी बताना चाहूंगा। उस एजेंडा ऑफ अलायंस में पहली शर्त ये आफ्सा को लेकर के 7वें नंबर की है, जिसमें ये कहती है, सरकार पीडीपी भी कहती है, बीजेपी भी कहती है अलायंस करके, कि हम आफ्सा को खत्म करने का काम करेंगे, आर्म फोर्सेस को विड्रॉ करने का काम करेंगे। 8वीं शर्त आर्टिकल 370 को, उसको मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। आई कोट, द पर्सनल पोजीशन विल बी मेंटेन्ड ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल इंक्लूडिंग स्पेशल स्टेटस, अनकोट। ये इनका कहना है कि आर्टिकल 370 को एज इट इज जारी रखा जाएगा। जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं,
यात्रा, क्या वो आर्टिकल 370 खत्म करके इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को खत्म किया सकता है? नहीं कर सकता। संबित पात्रा बताने का काम करे। अच्छा, मुझे एक चीज तो बताइए त्यागी जी, महत्वपूर्ण है, एक छोटी सी चीज और बता दीजिए त्यागी जी, नंबर 9 है, ये जो 2-2 साल के बच्चों को सिखा रहे हैं सर, ये जो 2-2 साल के बच्चों को सिखा रहे हैं हम क्या चाहते हैं आजादी, ये इनका मैनिफेस्टो पढ़ के सिखा रहे हैं क्या कि इनके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है इसलिए हम बच्चे से नारा लगवाते हैं? नहीं, जो ये 2 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। उसी पे आ रहा था मैं आपने बीच में, अच्छा प्रश्न पूछ लिया मुझसे। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, उन 14 बच्चों को जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है, उन बच्चों को जिन्होंने जी न्यूज को साधुवाद दूंगा, जिन बच्चों ने अभी जो है आईआईटी क्वालिफाई किया है, आईआईटी के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, उन बच्चों को आइकन बनाइए, उन बच्चों को हीरो बनाइए, उन बच्चों से मिलिए, उन बच्चों को आगे बढ़ाइए। सर ये आप कह रहे हैं त्यागी जी, बात आप कह रहे हैं 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने, त्यागी जी आप कह रहे हैं बात, आप लोगों के बयानों से बुरहान वानी के लिए कवर फायर मिलता है सर। लिखाई को लेकर के जब मेजर गोगोई ऐसी कोई कार्रवाई कर देता है, दोबारा पूछेंगे सर, मैं कह रहा हूं आप ही के नेताओं के बयानों से कवर फायर मिल जाता है अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को। फिर ये सड़क के मेजर गोगोई के पक्ष में आप खड़े होते हैं, आपकी पार्टी अलग हो जाती है। इसका भी जवाब देता हूं। सेना अध्यक्ष के पक्ष में आप खड़े होते हैं, आपकी पार्टी अलग हो जाती है। जवाब देता हूं, इसका जवाब देता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, जिस दिन मेजर गोगोई ने एक कार्य किया, त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी, आप अपना भी नाम ले लेते तो हम मान लेते कि आपने सैल्यूट किया था, हमारे साथ बैठ के सैल्यूट किया था। लेकिन सर आपकी पार्टी के ही नेता ने संदीप दीक्षित, जो सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बता देते हैं केवल इसी बात के लिए कि सेनाध्यक्ष मेजर गोगोई की पैरवी करता है, उसे सम्मान देता है। मैं 10 सेकंड चाहता हूं इस पे, सर 30 सेकंड लीजिए आप। मैं बोलना चाहता हूं 10 सेकंड के लिए। देखिए, संदीप दीक्षित जी ने जो बयान दिया था उस पर खेद भी प्रकट किया, उस पर निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि उनको ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारा जनरल हमारी फौज की शान है। जनरल कोई भी हो, चाहे जनरल रावत हो या पूर्ववर्ती जितने जनरल हमारे देश के फौज के शान हैं, वो आने वाले जनरल भी हमारी फौज की शान होंगे। और हम लोग निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय को अपने जनरल का सम्मान करना चाहिए। और संदीप दीक्षित जी के बयान को निश्चित रूप से आज आप संदीप दीक्षित की निंदा कर रहे हैं, उससे पहले आपने संजय निरुपम की निंदा कर ली थी थोड़ी सी, उसके पहले पी चिदम्बरम को आप भूल जाते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं क्योंकि आपका हाथ वहां तक पहुंचता नहीं है, वो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, इसलिए उस पर आप निंदा जता नहीं सकते, खेद जता नहीं सकते। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर को आप ये कह के टाल देते हैं कि साहब ये तो अपनी मर्जी का करते हैं, दिग्विजय सिंह को आप ये कह के टाल देते हैं ये तो अपनी मर्जी का करते हैं। तो सर ये कैसे, आपकी पार्टी के 10-10 मुंह है क्या सर? नहीं, खाली एक ही है वो सुरजेवाला, बाकी कोई पार्टी नहीं है। पात्रा प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर मैं शिवाली आपके पास आ रहा हूं। बोलिए राजीव जी। 10 मुंह वाली पार्टी है क्या आपकी? देखिए, बहुत साहब गोई से कहना चाहूंगा, रोहित जी, बहुत साहब गोई से कहना चाहूंगा, जिह्वा कैसी बाबरी कह गई सड़क पताल। जब जिव्या जो है ना, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे आप और उल्टा सीधा बोलेंगे तो निश्चित रूप से सर 10 जिह्वा होंगी आपकी, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के 10 मुंह है क्या सर? हमारी आइडियोलॉजी निश्चित रूप से देश को एकजुट करके यहां तक लाई है। हमारी आइडियोलॉजी देश में विकास लेकर के आई है। ये इस देश के लोगों का प्यार है जो ये देश एकजुट है। इसके लिए कोई पार्टी अगर ये दावा करे कि हम इस देश को एक करके बांध के ले आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है। शिवाली देशपांडे के पास मैं जा रहा हूं अब। शिवाली देशपांडे, मेरा सवाल यह है, प्रेम की आइडियोलॉजी और देश की आइडियोलॉजी, सर देश की आइडियोलॉजी होती है, पार्टियां उसको फॉलो करती है, पार्टियों की आइडियोलॉजी देश फॉलो नहीं करते। इस बात को मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आपका अनुभव, आपकी उम्र मुझसे कहीं ज्यादा है। शिवाली देशपांडे, सेना का रोल क्या हो कश्मीर में? क्या कहेंगे आप? दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है सर, प्लीज लोकतंत्र में रहते हैं ना आप, प्लीज आप अपन किसी और चीज पे बात कर रहे हैं, आप कहीं और ले जाना चाहते हैं उसको। शुरू में कहा था कि पीडीपी और एनसी को आपको कॉन्फिडेंस, जब आप शबनम लोन की तरह कर रहे हैं, प्लीज कि मेरा समय खत्म हो गया मैं फिर भी बोलता रहूंगा, ऐसे मत कीजिए। शिवाली जी, राजनीतिक समाधान है या फिर सेना के हाथ में समाधान है कश्मीर का?
जी देखिए, सेना के हाथ में समाधान है कश्मीर का, ये तो सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि क्या है कि जो सरकार कहती है वही सेना फॉलो करती है। और सेना कश्मीर में क्यों है? क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, और यह आतंकवाद हमारे राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है, इसीलिए सेना वहां पर है। दूसरी चीज, पाकिस्तान वहां से घुसपैठी भेजता है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे देश के पार भेजता है, और ये आतंकवादी हमारे देश में घुसकर आतंक फैलाते हैं। तो इन आतंकवादियों को रोकने के लिए वहां पर सेना है। जो समाधान है, ये सरकार और सेना, ये दोनों को मिलकर समाधान करना होगा। हमको जरूरी यह है कि पाकिस्तान को हमने बहुत अच्छा एक लेसन सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान को हमने इस दुनिया में अलग थलग कर देना चाहिए। मैं 2 क्विक पॉइंट्स बताऊंगी। एक तो शबनम जी ने कहा था कि उनके वालिद ने कश्मीर के अवाम के लिए बहुत काम किया है, बहुत उन्होंने वहां पर लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैडम, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी भी कश्मीर में बहुत काम करती है। इंडियन आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल्स चलाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है, कंप्यूटर के क्लासेस लेती है कश्मीर के बच्चों के लिए, प्लस उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर भी आज आप उसी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, जब वही आर्मी आप ही को बचाने के लिए आतंकवादियों को मारती है और आतंकवादियों के खिलाफ जो पत्थर उठाते हैं उन्हें रोकती है, आप उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी चीज संबित जी ने कही थी आइडियोलॉजी के बारे में कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मैं मानती हूं कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और वही आइडियोलॉजी लेकिन ये सेपरेटिस्ट लोग अपने खुद के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उनके खुद के बच्चे ये विदेशों में जाकर रहते हैं। आप अगर आपकी ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपने अपने खुद के बच्चों को क्यों नहीं कश्मीर में रखा? उनसे क्यों नहीं आप ये लड़ाई लड़वा रहे? लेकिन नहीं, उन्हें अलग रखना है। उन्होंने उनको विदेश में भेजा है, अच्छे से सेटल करवाया है, और यहाँ के कश्मीरी के जो इनोसेंट लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें वो बहका रहे हैं। वो चाहते क्या है कश्मीर में? वो सिर्फ यही चाहते हैं कि कश्मीर ये जलता रहे, ये मसला जलता रहे, और भारत का नाम ये पूरी दुनिया में खराब रखे। ठीक ठीक मिश्रा जी, क्या भारतीय बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही सूट करता है जो बात शिवाली देशपांडे या सेपरेटिस्ट के लिए कह रही है? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखती है, लेकिन वो चीजें जमीन पे नहीं दिखाई देती। कांग्रेस इतने बरस वहां पे राज करती है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो सहयोगी पार्टी है उसके बड़े बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उन पत्थरबाजों की पैरवी करते हैं, उनकी वकालत करते हैं। आज आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये 2 छोटे बच्चों की आवाज़ जो उनके माँ बाप उनको पढ़ा के सुना रहे हैं, उसके बारे में कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह शिवानी देशपांडे, यह एक ऐसे अफसर की लड़की है जो इन्फेंट्री में थे, 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री में थे। जब यह बच्ची बड़ी हुई तो इस बच्ची ने अपने बाप से कहा कि पिताजी आप 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री कमांड किए हैं, मैं 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री में मैं पैदा हुई हूँ। क्या कश्मीर के माँ बाप यह नहीं सिखा सकते हैं कि जो सेना तुमको बचा रही है वो बोलो भारतीय सेना जिंदाबाद? क्या यह नहीं सिखा सकते हैं? इस पर शर्म आनी चाहिए। और दूसरा, जो लोग 25 साल से यह सुन रहे हैं और इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं, वो इक्वली गिल्टी हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि जब जनरल बिपिन रावत यह जब चीफ बने थे तो मनीष तिवारी ने कहा कि हरीश, एक लेफ्टिनेंट जनरल हरीश हैं, वो सदर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनको नहीं बनाया गया, जबकि सीनियरिटी में जनरल रावत उनसे सीनियर है। किसी और को सुपरसीड करके बनाया गया, लेकिन उस वक्त यह मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल किया गया, यह अफसोस की बात है। ठीक है। और तीसरा, यह जो जुल्म की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं शबनम लोन, मैं पूछना यह चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी आज तक इंडियन आर्मी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की घायल में हुई है, वो कश्मीर में हुई है पत्थरों से, और इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ठीक है। इसकी कोई इंजस्टिस नहीं है, क्योंकि आर्मी का आदमी शायद लोहे का बना है। ठीक है, ऐसा समझती है। शबनम लोन, अफसोस की बात है। बोलिए शबनम लोन, अब बोलिए। रोहित जी, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये मोहतरमा ने भी यही कहा, मिश्रा साहब भी यही कह रहे हैं। मैंने जब अपने वालिद का जिक्र किया, मैंने ये कहा कि पॉलिटिकली आप लोगों को ये सोचना है कि जो लोग एक वक्त हमसफ़र बने थे हिंदुस्तान के, ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स, मेरा वालिद जो 32 ईयर्स किसी भी पार्टी के सपोर्ट के बगैर भी मेंबर असेंबली रहे, ऐसा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो सब लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में चले गए? Something must have gone very wrong. सब नहीं मैडम, कुछ नहीं, बिल्कुल मैंने आपसे ये कहा, मोस्ट ऑफ देम।
देखिए आपके पास जो इस वक्त जो वहां पर आप ये एनसी और पीडीपी का जो ये सियासी ये जो कुछ लोग हैं आपके पास, ये गिने चुने हैं और भारतीय सेना की वजह से वहां पर हमारे पास उमर फैयाज है। सुनिए, आपके अगर पास सब्जार भट्ट एक है ना मैडम, मैं आपको 14 बच्चे दिखाता हूं जो अभी सिविल सर्विसेज पास करके आईएएस आईएफएस अफसर बनेंगे। आप अभी 4 आतंकवादी और ढूंढ के लाइए, मैं आपको 26 बच्चे दिखाता हूं जो इस देश की आईआईटीज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। वो क्यों नहीं रोल मॉडल हैं? उनको क्यों नहीं रोल मॉडल बनाते हैं आप बच्चों को? अब मेरी बात तो सुनिए, क्यों आप बुरहान वानी को और सब्जार भट्ट को रोल मॉडल बनाती हैं? हमने समझना है इस समस्या को। मेरी बात सुनिए, क्या समझना है? सुनिए, एक बात का आप मुझे जवाब दें। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट एंकर, प्लीज गिव एन आंसर टू मी। बुरहान 15 साल का था जब वो मिलिटेंट बना, ठीक है? अब आप मुझे बताइए 7 साल उसका सोशल मीडिया में चलता रहा उसका वो पोस्ट। आप मुझे ये बताइए जितनी देर तक वो कल्ट स्टेटस पे पहुंचा, ये कौन था इसके पीछे कि 7 साल वो मैडम उसको गोली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं मारी गई, उसको गोली बंदूक उठाने के बाद मारी गई। जाए पीडीपी के, सुनिए, जाए पीडीपी के कैबिनेट में देखिए कि 8 साल से एक पोस्ट चलता था कश्मीर में आलव नाम से और इब्न बटूटा के नाम से। इन 2 सोशल मीडिया ने जितना एंटी इंडिया काम किया है, ये लड़के जो आजकल आपको पत्थर लेके चल रहे हैं ना, ये उसी सोशल मीडिया नेटवर्क के लोग हैं जिन्होंने इनको यहां तक पहुंचाया। व्हाट आर दे डूइंग इन द कैबिनेट? किसको बोल रहे हैं आप? मैडम, आपकी देशभक्ति उस वक्त कहां जाती है? आपकी देशभक्ति कहां गई थी? आपकी देशभक्ति कहां गई थी? आप तो कह रही थी मुझे इल्म की रोशनी मिली है। आप 25 साल से बच्चों को वीडियो पे नारे लगाते देख रही हैं, आप चुप रही। आप 15 साल के उम्र के बुरहान को 22 साल तक आतंकवादियों के कल्ट तक पहुंचते हुए देखती रही, आप चुप रही। आप कैबिनेट में उन आदमियों को जाते हुए देखती रही जो उसको बढ़ावा दे रहे थे, आप चुप रही। लेकिन आप हमारी देशभक्ति को चैलेंज कर सकती हैं? नहीं, आप हमारी देशभक्ति को चैलेंज कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम शबनम लोन, आप तो ये दावा करती है ना, आप उन लोगों के बीच में रहती हैं, आप तो ये दावा करती है ना, आप उनकी आवाज हैं, आप तो ये दावा करती हैं आपके फादर ने उनकी पॉलिटिक्स की है। तो शबनम लोन, उत्तर देना चाहूंगा। शबनम लोन, उन्होंने क्या किया? शबनम लोन, आप सबसे पूछेगा। हाँ, आपका कोई काम नहीं है, आपका काम केवल पैरवी करना है आतंकवादियों की। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं, आप केवल आतंकवादियों और अलगाववादियों की पैरवी कीजिए, इसके अलावा बाकी सबका काम है, आपका कोई काम नहीं। संबित पात्रा बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं आप समाधान चुन चुन के पैरवी करती हैं आप लोग, चुन के पैरवी करती हैं आप, चुन के करती है पैरवी, आपके सामने कह रहा हूं। शबनम जी बोलने दीजिए, चुन के पैरवी करती हैं, आपके सामने कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं कभी आतंकवादियों की पैरवी नहीं करूंगा। अलगाववादियों की करती है, और अलगाववादी और आतंकवादी में कोई फर्क हम नहीं मानते। ये सरकारों की पॉलिसी हो सकती है, हम नहीं मानते अलगाववादी और आतंकवादी में फर्क। ये सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए फर्क किया हो सकता है। हमारे लिए अलगाववादी और आतंकवादी जो एक समान है। जो इस देश के खिलाफ बोलता है वो आतंकवादी है, जो बच्चों को बंदूक उठाने के लिए मजबूर करता है वो आतंकवादी है। जो आदमी देश के खिलाफ बंदूक उठाता है उसके फंडामेंटल राइट उसी वक्त खत्म होते हैं। अंडरस्टैंड दैट। आप ये समझिए, जो आदमी देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका फंडामेंटल राइट उसी वक्त खत्म है। ठीक है, उत्तर दे सकता हूं। उत्तर दीजिए संबित पात्रा। बिल्कुल, आप करें, उनके खिलाफ पैरवी करें। ओके, जो आतंकवादी है उसके खिलाफ पैरवी करें। शबनम जी, वहां के सिटीजंस के खिलाफ कैसे पैरवी कर सकते हैं? शबनम जी प्लीज। और आप इन करप्ट पॉलिटिशियंस को जो दिल्ली से पैसा लेते हैं, हो जाइए। शबनम जी खिलाफ बोलती है, फिर चिल्लाती रहती है पूरी डिबेट। शबनम लोन, ये करप्ट पॉलिटिशियन आपका कुछ नहीं कर सकते। ओके, शबनम लोन, इनके आप बोलिए, आप बैठ के इस स्टूडियो में प्लीज, क्योंकि ये आर्मी की वजह से। ओके शबनम, आर्मी को ब्लेम कर रही को आप ब्लेम कर रही हैं। आर्मी को ब्लेम कर रही हूँ, जो डूब रहे हैं उनको बचाए, ये इनके क्लासेस चलाए, उनको मलहम पट्टी करे, और ये आर्मी को ब्लेम कर रही हूँ। आज के शर्म की बात है जो आर्मी आपके लोगों को बचाती है, जो आर्मी नहीं तो पाकिस्तान एक एक करके सबको मार देता। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। थैंकलेस, अनग्रेटफुल, ओके, अनग्रेटफुल। मिस्टर सर प्लीज, शबनम लोन प्लीज,
शबनम, आवाज आप बंद कर रहा हूं आपकी। अब मैं आपकी आवाज बंद कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती ओके शबनम लोन, ओके आर्मी के बारे में मत बोलो। ठीक सर प्लीज। आज का प्रोग्राम हमने शुरू ही उन बच्चों से किया था जो आर्मी के पास रहकर, पढ़कर, ट्रेनिंग लेकर IITs में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं। नहीं, इन्होंने ताकि सर वो इसीलिए था, उत्तर देना चाहूंगा। वो इसीलिए था ताकि देश के लोग जब अलगाववादियों की पैरवी करने वालों की आवाज सुने तो उन्हें समझ में आए कि कश्मीर की गलत तस्वीर असल में इस देश के सामने कौन पेश करता है, ये बच्चे, देश की सेना, या फिर वो लोग जो अलगाववादियों की वकालत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। संबित पात्रा, सरकार का रोल हम खत्म मान लें, फिर माँ बाप को खुद ही सुधारना है जो सुधारना है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? मैं बता रहा हूं सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। आपको समाधान चाहिए, समाधान शक्ति में है, समाधान यहां केवल बयानबाजी करने में नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि आर्मी वही करती है जो सरकार हिदायत देती है, और आर्मी और सरकार एक साथ काम करती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आर्मी ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि जो पत्थर फेंकेगा उसके पीछे हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो ये शक्ति है। और बिल्कुल देखिए सही कहा शबनम जी ने कि आज उनको अच्छा लगा कि जो बच्चे वहां IIT में और IAS में पास किए हैं उनसे अगर सेना के अध्यक्ष बड़े प्यार से मिलते हैं तो संदेश बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ऐड कर दिया, फेंकोगे, उनके बयान फेंकोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, पढ़ोगे तो आपके सर पे हमारा आशीर्वाद रहेगा। ये शक्ति का संदेश है। मगर जब हम शक्ति का संदेश देते हैं तो आप सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताते हो। ठीक है, जब तक इस प्रकार की राजनीति बंद नहीं होगी जहां सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताया जाता है, तब तक ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके मैडम। बहुत हद तक मैडम आपसे उनका कमेंट आप पर था भी नहीं, उनका कमेंट राजीव त्यागी पर था, आप क्यों पर्सनली ले रही हैं? राजीव जी, लास्ट कमेंट, समय खत्म हो गया, उम्मीद करता हूं समय का ख्याल करते हुए, क्या अगर देश की सरकार यह तय करती है कि सख्ती में ही समाधान है तो आप लोग सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा नहीं कहेंगे? इसके बाद गारंटी दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसके लिए मैं खेद प्रकट कर चुका और नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, आतंकवादी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक गोली है, 3 इंच की गोली, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। उसकी छाती में गोली लगनी चाहिए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी मेरे मित्र ने कहा इस्लाम का रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, तो PDP के जो जितने नेता हैं वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, क्या वो भी रेडिकल फोर्सेज हैं? अगर वो रेडिकल फोर्सेज है तो क्यों नहीं बीजेपी PDP से अपना अलायंस खत्म करने का काम करती है? PDP जो कि अलगाववादी से बातचीत करने के पक्ष में है, उनके साथ खड़ी है, बुरहान वानी को शहीद मानती है, उसके साथ बीजेपी खड़ी है, तो ये दोगलापन क्यों? मतलब सबके साथ खड़े हैं, आप लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते देश के लिए, ये तय हो गया कि आप लोग देश के लिए एक साथ नहीं खड़े हो सकते, कोई किसी के साथ खड़ा हो। बहुत सम्मान करता हूं ब्रिगेडियर साहब का, बोले ब्रिगेडियर मिश्रा जी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था कि जब जनरल बने थे रावत जी, तो उस वक्त मनीष तिवारी जी ने कहा था, बहुत स्पष्ट बता देता हूं, मनीष तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि उस वक्त 3 जनरल और थे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अजीज, त्यागी जी, उनसे सीनियर थे, लेकिन पहले भी ये हुआ है, ये सरकार का राइट है जनरल आप अथॉरिटी नहीं हो आर्मी पर, बयानबाजी ठीक है। त्यागी जी, हमें लगता है लेकिन साहब ये भी सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, विवाद का विषय ये नहीं है। अरे जो सरकार ने नहीं लिया वो फाइनल है। नहीं, ये क्यों कहा कि वो मुसलमान है इसलिए नहीं प्रमोशन हुआ? सवाल धर्म पे आया था सर, बीजेपी उम्र पर नहीं आया था। साथ आर्टिकल 370 पे कंप्रोमाइज क्यों करती है? वो अलग बात। त्यागी जी, अब आप घुमा रहे हैं, साथ खड़े हैं, चलिए त्यागी जी आप घुमा रहे हैं, ठीक है सर, समय खत्म हो गया। लेकिन ये सवाल जस का तस है, ये सवाल जस का तस है कि इन बच्चों को ये आजादी का नारा कौन लगाना सिखा रहा है, और जो लोग सिखा रहे हैं उसका हल क्या है, उसका समाधान क्या है। इसी कश्मीर से वो बच्चे भी आ रहे हैं जो IIT में दाखिला ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को पास करके इस देश के IAS और IFS अफसर बन रहे हैं। उनको रोल मॉडल बनाइए, बुरहान वानी को नहीं बनाइए, सब्जार भट्ट को नहीं बनाइए, उमर फैयाज को रोल मॉडल बनाइए, तभी इस देश से और उमर फैयाज निकलेंगे, कश्मीर से और उमर फैयाज निकलेंगे। और राजनीतिक पार्टियों को भी खासतौर पे ये मैसेज लेना होगा कि कम से कम जहां देश की बात आती है वहां अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना छोड़ के देश हित में कम से कम एक साथ खड़े हुए दिखाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ताल ठोक के देख रहे थे आप।